Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the current affairs class. This lecture is in continuation with previous lectures on the Middle East, जिसमें हम पढ़ेंगे Arab-Israel relations, implications for Pakistan. So let's see how and what things we are going to discuss in this particular topic. इस टॉपिक में हम बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन हम डेवलप करेंगे, फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि अरब वर्ल्ड के इजराइल के साथ कोवर्ट या ओवर्ट ताल्लुकात कैसे रहे हैं। फिर हम बात कर लेंगे स्पेसिफिकली कि जितनी गल्फ स्टेट्स हमारे पास मौजूद हैं, व्हाई डू दे वांट क्लोजर एंड नॉर्मलाइज्ड टाइज विद द स्टेट ऑफ इजराइल। आज ही क्यों चाहती हैं, पहले क्यों नहीं चाह रही थी, और आज की जो चेंज इन जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जियोस्ट्रेटेजिक ऑर्डर है मिडिल ईस्ट का, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उन्हें मजबूर कर रही हैं कि दे मस्ट अलाइन विद द स्टेट ऑफ इजराइल ओवरली और कोवर्टली। अब फिर इस पूरी गुफ्तगू को एक डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हम बात करेंगे केस स्टडी अप्रोच के ऊपर, जिसमें हम इजिप्ट का पहले तो मुआहदा उसके ऊपर बात करेंगे, फिर जॉर्डन दूसरा कंट्री था अरब वर्ल्ड में जिसने रिकॉग्नाइज किया, और फिर तीसरा मौजूदा हालात में मुत्तहिदा अरब इमारात या यूएई, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद फिर एक और भी हमें टेंडेंसी नजर आती है कि सऊदी अरेबिया के अलावा और भी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो कि स्टेट ऑफ इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती हैं। They just want to recognize the state of Israel and enjoy accordant ties. We would analyze what are those states and why do they want normalized relations. उसके बाद एक केस है कि भाई 3 और ममालिक हैं, उनका इजराइल के ऊपर क्या टेक है। यूएई जैसे ममालिक में ये बात जस्टिफाई की जाती है कि देखें तुर्की अगर उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है तो तुर्की हैज बीन वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने 1949 में ही, यानी कि 1 ईयर आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। सो व्हाई इज दिस अप्रोच ऑल अबाउट। फिर तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, इन 3 ममालिक की हम इजरायली पॉलिसी डिस्कस करेंगे सिंस दीज आर नॉन अरब स्टेट्स, और उनका क्या टेक है स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर और रिलेशंस के ऊपर, वो क्या ख्याल रखते हैं। इतनी अगर ग्रोइंग रप्रोचमेंट होगी अरब वर्ल्ड और इजराइल में तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो खुद अरब वर्ल्ड के ऊपर क्या होंगी, मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर क्या होंगी, बिलखुसूस नॉन अरब स्टेट्स हैं इनके ऊपर क्या होगी। अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के ऊपर, मुस्लिम वर्ल्ड का जो कलेक्टिव कॉज है उसके ऊपर क्या होंगी, और जो चेंज इन पोलैरिटी है उसके ऊपर क्या होगी, फ्यूचर क्या है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ग्रेटर इजराइल would see the light of the day in front of our eyes and we would just keep on saying okay, how did this happen, that even we didn't have time to react, कि इतना जल्दी कैसे हो गया कि हमें तो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। All these things will become part of the discussion in this particular topic. जब हम अरब वर्ल्ड के इजराइल के साथ रिलेशंस की बात करते हैं तो ये लव हेट रिलेशनशिप रहा है। यहूदी 1882 ऑनवर्ड यहाँ पे जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू कर रहे थे तो जितने भी अरब थे वो इस मूवमेंट को डिटेस्ट करते थे, बड़ा हेट करते थे, एंड दिस वाज एन ऑब्वियस फैक्ट कि यहूदियों का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो तरीका रहा है मुस्लिम जो फोर्सेस थी या जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके साथ, that was the role of the fifth columnist, यानी कि working with enemy against the very people they were living. So over the course of time, जब रियासत इजराइल अभी बनी ही नहीं थी तो एक तरफ हमें रिलीजियस हार्मनी का सेंटिमेंट दोनों में नजर आता है, यरूशलेम में या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड यहूदियों की जो मुसलमानों के खिलाफ अपराइजिंग हो, कार्रवाइयाँ हो, कॉलोनियल पावर्स का साथ देना हो या ओवर्ट और कोवर्ट सपोर्ट एंजॉय करनी हो एक्सटर्नल पावर्स की ताकि मकामी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए, उसने अरब वर्ल्ड में बेसिकली एक हाल पैदा कर लिया कि यार यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी जमीन से खा रहे हैं और हमारा पीसफुल को एग्जिस्टेंस के नाम के ऊपर खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन व्हाई दे आर बिहेविंग एज द फिफ्थ कॉलनिस्ट अगेंस्ट देयर ओन रैंक एंड फाइल। तो ये जो दुश्मनी थी यहूदियों की वो सामने आ गई 1948 में जब स्टेट ऑफ इजराइल एस्टैब्लिश हो गई। दुनिया की वाहिद रियासत है स्टेट ऑफ इजराइल, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इन मॉडर्न डे वर्ल्ड it is a state that makes intelligence agency, but in case of Israel it was the intelligence agency that created the state of Israel.
और उसके बाद फिर अरब और इसराइल में ताल्लुकात खराब हो गए। वो 1948 की जंग हो, 67 की 6 डे वॉर हो, 73 के ऑयल क्राइसिस हो, या यौम कपूर वार हो, और हर जगह पे हमें पैन अरबिज्म का कॉज, पैन इस्लामिज्म का कॉज और एक यूनिटी वाला जो फैक्टर है वो हमें नजर आता है। लेकिन एवरीथिंग चेंज आफ्टर 1978 जब इजिप्ट बिकेम फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल in order to get concessions from Israeli withdrawal from Sinai Peninsula. आगे चलकर ये प्रेसिडेंट बना 1994 में जॉर्डन इजराइल पीस डील के लिए। पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में जब यूनिपोलर वर्ल्ड हुई और अमेरिका का मिडल ईस्ट में असर रसूख बढ़ता गया, खासतौर पर इराक में सद्दाम हुसैन को टॉपल करने के बाद, अरब स्प्रिंग में इंटरवेंशन करने के बाद, और जब ईरान का राइज हुआ तो यहाँ पे जो अरब स्टेट्स थी जब उन्हें इजराइल जो ईरान को एज ए थ्रेट के तौर पर देख रही थी, तो ये वो पूरा कॉन्टेक्स्ट था जिसके तहत इजराइल, अमेरिका और जो गल्फ स्टेट्स हैं उन तीनों को एक कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट मिल गई that they have a foe in the form of Iran, और यूं फिर वो सारे लोग यूनिफाई होना शुरू हो गए अगेंस्ट a very on Muslim country। तो उसके बाद फिर इनके दरमियान अप्रोचमेंट हुई जो कि दुबई एक्सपो में भी नजर आती है और हालिया दिनों में वो अब्राहम अकॉर्ड में नजर आती है। यकीनन इजराइल और अरब वर्ल्ड के जो रिलेशंस हैं आने वाले दिनों में मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर साबित होते हैं। जैसे एक फलस्तीनी जर्नलिस्ट ने कहा, ये यूएई पीस डील के ऊपर बात की कि may you never experience the agony of having your country stolen, may you never feel the pain of living in captivity under occupation, may you never witness the demolition of your home or murder of your loved ones, and last but not least, may you never be sold out by your friends। ये बात इशारा कर रही है कि किस तरीके से ये जो रप्रोचमेंट है सबसे पहले जो मसला फलस्तीन है इसे सेल आउट करने के मुतरादिफ है। ये ईरान के खिलाफ एक कंसंट्रेटेड स्ट्रगल है कि या तो से इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स से निकाला जाए, ईरान का जो स्टेट एज ए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर इन्फ्लुएंस इस रीजन से वो निकाला जाए, और जो खुद मुस्लिम वर्ल्ड के जो की इश्यूज हैं उनके ऊपर बात ना की जाए, अपने जियो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं उन्हें जो है वो सिक्योर करने के लिए हर हद तक चला जा सकता है। सो टू से कि आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें जो पॉलिटिक्स नजर आती है, इट इज ऑल अबाउट पावर, इट इज ऑल अबाउट द सेल्फ इंटरेस्ट इन विच डिफरेंट स्टेट्स आर लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट रादर देन कलेक्टिव इंटरेस्ट। अरब वर्ल्ड और इजराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनका एक अगर बैकग्राउंड हम देखें डिटेल में तो अरब जूज रिलेशंस जो है वो सल्तनत उस्मानिया के दौरान ठीक ही थे। सल्तनत उस्मानिया ने चूंकि इस रीजन के ऊपर खातिर खा 600 साल तक जो है वो कंट्रोल रखा था, तो सल्तनत उस्मानिया ने तमाम तर यहूदियों को इजाजत दी थी कि वो अपने जो प्राइवेट कवानीन है वो जो जुडाइज्म है उसको फॉलो कर सकते हैं, उन्हें रिलीजियस फ्रीडम भी थी। लेकिन यही वो यहूदी थे जो कि हमेशा एक्सटर्नल एनिमी का साथ देते थे कि किस तरीके से ओटोमन एम्पायर को इंटरनली वीकन किया जाए। जब फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर हुआ 1917 में और फिर साइक्स-पीकर्ड एग्रीमेंट एंड बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, तो यहूदियों ने बड़ी एक खुशी जो है वो मनाई। हालांकि ये बात वो भूल गए कि जहाँ पे यूरोप में एंटी सेमिटिज्म था और वहां पे यहूदियों की प्रोसिक्यूशन होती थी, उन यहूदियों को पनाह देने वाली जो सल्तनत थी वो सल्तनत उस्मानिया थी। लेकिन इस खुशी के बाद दोबारा से खुदा ने उन्हें आंखें दिखाई 1940s में कि किस तरीके से हिटलर ने उसी एंटी सेमेटिक नैरेटिव के ऊपर 6 से 10 मिलियन जो यहूदी हैं उन्हें मार दिया। लेकिन उसके बाद भी यहूदियों का हमेशा ये एम हुआ करता था कि ये जो होली लैंड है वहां पर उन्होंने जो है वो कब्जा हासिल कर लेना है। 1948 में जब रियासत इजराइल बनती है तो वो वॉर्स ऑफ एट्रिशन एंड एग्रेशन लड़ना शुरू हो जाते हैं। उनके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि तमाम तर जो अरब स्टेट्स हैं उन्हें यूनिफाई होने से बचाया जाए, यानी कि उन्हें यूनिफाई ना होने दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। उन्हें पता था कि कॉलोनियल पॉलिसी कैन ओनली सर्वाइव ऑन बेसिक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि आप अरब वर्ल्ड को इंटरनली डिवाइडेड रखें ताकि कंसंट्रेटेड रिस्पांस स्टेट ऑफ इजराइल को फेस ना करना पड़े। जो कि हमने देखा है कि 1973 के यौम कबूर के वार के बाद कभी भी किसी रियासत ने जो इजरायली है उनके खिलाफ एक्सरसाइज नहीं किया।
सेकेंड उनका काम ये था कि हमने ग्रेटर इजराइल की पॉलिसी परसू करने के लिए रोजाना मतलब अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी उसमें एक्सपेंशन करना है। आप देखें कि 1947 में जो 48 में जो स्टेट ऑफ इजराइल बनी है, दैट इज बेस्ड ऑन द 44% पार्ट ऑफ द लैंड, और मौजूदा हालात में जो स्टेट ऑफ इजराइल है दैट एक्सपेंड्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन ऑन वन एंड टू द वेस्ट बैंक, जिसकी एनेक्सेशन बस अभी पेंडिंग में है, वो हो जाएगी। और उसके बाद इनके फिर रीजनल प्लान्स हैं कि या तो हम फिजिकली पूरे रीजन में एक्सपैंड हो जाएंगे, या फिर हम ये करेंगे कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो एक्सपैंडेड होगा। तो अरब वर्ल्ड के जो बाज़ाब्ता तौर पर ताल्लुकात हमें नजर आते हैं स्टेट ऑफ इजराइल के साथ, अमेरिकन प्रेशर्स की ही वजह से बने, जब इजिप्ट को मजबूरन कैंप डेविड अकॉर्ड साइन करना पड़ा, और इसी को फॉलो किया आने वाले 16 सालों के बाद 1994 में जॉर्डेनियन पीस ट्रीटी, और ये जो लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है आपको उसी की आज नजर आती है, यूएई इजराइल पीस डील 2013। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या है कि सारी गल्फ स्टेट्स हैं वो इजराइल के इतना करीब जाना चाहती हैं। देयर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड दैट। नंबर वन, जितनी भी ये रियासतें हैं गल्फ स्टेट्स, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे कतर, मतलब मुकम्मल तौर पर आप कतर नहीं कह सकते हैं, या उनका जो मेन लीडर है सऊदी अरेबिया, और उसके साथ मतलब गल्फ स्टेट्स के साथ स्टेट ऑफ इजराइल और अमेरिका आप देख लें, इन तमाम तरह स्टेट्स का एक ही गोल है कि दे हैव वन एनिमी दैट यूनाइट्स देम रादर देन डिवाइड्स देम। और एनिमी नंबर वन कौन है? ईरान। और ईरान क्यों है? बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ईरान इन द मिडल ईस्ट, जिसके हमने 3 इंडिकेटर्स देखे कि ईरान का पॉलिटिकल राइज के एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, ईरान का जो नैरेटिव है वो मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड एक्सपैंड हो चुका है। And as Henry Kissinger said, all Shias of the world would fight and die for the state of Iran, and Iran has to decide whether it is a cause or a nation or an ideology. तो ईरान का एक तो पॉलिटिकल राइज इन तमाम तर ममालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि कहीं पॉलिटिकल इस्लाम के तहत कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट उन ममालिक के खिलाफ भी ना खड़ी हो जाए। फिर ईरान का जियो स्ट्रेटेजिक राइज कि ईरान इराक में भी मौजूद है, लेबनान में हिजबुल्लाह के थ्रू मौजूद है, गजा में हमास के थ्रू मौजूद है, यमन में हौसी रेबल्स के थ्रू मौजूद है। सो हर जगह पे इन तमाम तर ममालिक को महसूस हो रहा है कि ईरान हैज अ जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस एंड जियोस्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द रीजन। फिर ये भी सब ममालिक का ख्याल है कि ईरान इज अ मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, जैसे कि हौसी रेबल्स के पास तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर सितंबर 15 के आरामको फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करें। देयर इज डेफिनेटली वन स्टेट दैट इज द स्टेट ऑफ ईरान बिहाइंड दैट। आप देखें कि कितनी अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू की है स्टेट ऑफ ईरान के खिलाफ, लेकिन of no mortal use at the end of the day. In fact, Iran has proved to be not just an axis of it is not an axis of evil, rather it is an axis of resistance. So Iran is a common foe that unites them all. UAE के ईरान के साथ खराब ताल्लुकात, सऊदी, इजराइल और अमेरिका के ईरान के साथ खराब ताल्लुकात, they brings them into what Chanakya once said, the enemy of my enemy is my friend. तो इजराइल चूंकि दुश्मन है ईरान का, ईरान चूंकि दुश्मन है यूएई का, और ये सब ममालिक जो है वो आपस में दोस्त हैं ईरान के खिलाफ, लिहाजा दिस माइट्स देम मोर। सेकेंडली देयर प्रेशर्स फ्रॉम यूएई। माजी में भी हमने देखा कि कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ है या जॉर्डेनियन पीस ट्रीटी हुआ है, तो अमेरिका हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रेशराइजिंग दीज अरब कंट्रीज, प्रेशराइजिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स के हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड दिस इज समथिंग अमेरिका हैज वेंट ऑन रिकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप के आप स्टेटमेंट्स देख लें कि किंग वुड हैव टू पे फॉर इट्स सिक्योरिटी, अदरवाइज वी विल रिमूव आवर मिलिट्री एसेट्स फ्रॉम द रीजन। अब इनको डर है यूएई को, सऊदी अरेबिया को या दीगर ममालिक को कि कहीं अगर अमेरिका ने उनकी जो सिक्योरिटी है वो कोऑप्ट नहीं की तो देयर सिक्योरिटी वुड डेफिनेटली बी ट्रांसलेटेड इनटू एन इनसिक्योरिटी। अब फिर in order to gain security they are making many concessions to America। हालांकि आप देखें कि ये जो करंट अब्राहम अकॉर्ड हुआ है उससे पहले यूएई ने कहा अमेरिका से कि आप हमें F-35 एयरक्राफ्ट दे दें, जहाज दे दें। अमेरिका ने कहा नो। हालांकि उसके बाद आप देखें कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत क्या मिला है इन गल्फ स्टेट्स को, they have literally got nothing। even जैसे आप वो कह रहे हैं ना कि this is a peace deal, I would say that this is
this is a contradiction in terms. This is a deal without peace. The pressures from USA were not only visible in 1978 or 1994, the pressures from US are also visible in current times because USA is the main guarantor of security of all these Arab states. Second, American pressure आ जाता है कि भाई आपको जो थ्रेट है इसराइल का थ्रेट है जो ईरान का, that is just an existential threat. ईरान आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर लेगा, your economic might would be strangulated. लिहाजा हमें आप इस रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस दें, हमें इस रीजन में आप जो एक नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है सेट करने का मौका दे दें ताकि आप सब लोगों की कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर हो। फिर एक और प्रेशर अमेरिका से ये भी है कि अगर आप फिर हमारा साथ नहीं देंगे तो नॉन स्टेट एक्टर से आपको कौन बचाएगा। अच्छा, तीसरा आप बात कर सकते हैं कि एक और फैक्टर वो है इजराइल, अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी। अरब वर्ल्ड अब एक्नॉलेज करना शुरू हो गई है कि इजराइल के खिलाफ उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो डायरेक्टली नाकाम होंगी। अरब वर्ल्ड ने ये कोशिशें 67 में करके देखी तो 6 दिनों में स्टेट ऑफ इजराइल ने सब रियासतों की जो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, तबाह कर ली। 73 में अरब वर्ल्ड ने कोशिशें की तो उसमें देखा कि किस तरीके से, जैसे हम खुल के कहें अगर इस बात को, कि अरब स्टेट्स हैड टू रिट्रीट। तो अरब वर्ल्ड में अब वो इतनी क्या कहेंगे आपके उतना पोटेंशियल नहीं है ईरान इजराइल के खिलाफ एक कंसंट्रेटेड फ्रंट इकट्ठी करने का। तो इजराइल हैज नाउ बिकम ए जियोपॉलिटिकल रियलिटी। उसका इन्फ्लुएंस हम इजिप्ट में भी नजर आता है, उसका इन्फ्लुएंस हमें जॉर्डन में भी नजर आता है। इजराइल इज अ मिलिट्री पावर इन द रीजन, इजराइल इज अ टेक्नोलॉजिकल जियांट, इजराइल is way ahead in arms race in this region. Israel is one such a state that is blamed to have nuclear weapons between 80 and 400 nuclear weapons. तो ये तमाम तरह स्टेट्स ये समझती हैं कि इजराइल इज अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी, इजराइल इज अ जियोपॉलिटिकल पावर, सो व्हाई एंटागोनाइज अ कंट्री यू कांट फाइट अगेंस्ट, कि भाई आप एक मुल्क के साथ लड़ ही नहीं सकते तो इट इज फॉलो टू फाइट अगेंस्ट है। अगेन अ चैंपियन प्रिंसिपल के आपसे कमजोर है तो आप उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएं, आपसे अगर ताकतवर है तो आप उसका बस हथियार बन जाएं, आप उसके साथ ही बन जाएं। The other thing is the geoeconomics. Geoeconomics इस रीजन में ये है कि गल्फ स्टेट्स का ख्याल ये है कि ईरान का तेल इस रीजन में ना आए, ईरान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे स्टैंड स्टिल पे लाने के लिए हमें चाहिए कि हमें कंसंट्रेटेड फ्रंट खड़ी करें। गल्फ स्टेट्स का ख्याल ये कि ईरान का ऑयल प्रोडक्शन जीरो पे आनी चाहिए, रीजनल ट्रेडिंग एक्टिविटी में ईरान ये जो है वो निकल जाए, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से ईरान को निकाला जाए। So again, the geoeconomics of this particular region is basically bringing, let's say, Israel and the Gulf states closer. उसकी एक manifestation आप देख लें कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि we would establish railway network between state of Israel और ये जो सऊदी अरेबिया तक ये जो है वो आता है। So this grants Israel and access to every Arab country. आप उसके ओमान के साथ ताल्लुकात में भी या सूडान के साथ, अल्जीरिया के साथ ये जो विजिट्स हैं उनमें भी आपको बात क्लियरली रिफ्लेक्टिव होगी। फिर उसके बाद एक जियो स्ट्रेटेजिक व्यू है कि सिक्योरिटी इस रीजन में अमेरिका के साथ और कौन मुल्क है जो कि गारंटी कर सकता है या सिक्योरिटी में पार्टनर हो सकता है। क्योंकि सब ममालिक ने देखा है अरब वर्ल्ड ने कि इजराइल इज अ मिलिट्री जायंट, टेक्नोलॉजिकली जायंट, nuclear powerhouse, and Israel has an army that would fight on its feet rather than stand on its knees, unlike their Arab counterparts. तो उनका ख्याल है कि जितने भी इस रीजन में ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या स्टेट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनमें इजराइल कैन बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन rather than it was previously as known as part of problem. तो इन तमाम तरह रीजंस की वजह से गल्फ स्टेट्स आर बिकमिंग क्लोजर। अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडीज के ऊपर कि इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पीस ट्रीटी कैसे हुई। पहले तो यह आप ध्यान में रख लें कि तुर्की 1949 में पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो इजिप्ट ने अंडर कंपल्शन, अंडर प्रेशर्स स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। अब वो कंपल्शन या प्रेशर्स क्या थे कि 1954 में सुएज कैनाल क्राइसिस हुए, इजिप्ट की शिकस्त हुई। 1967 की 6 डे वॉर में इजिप्ट की 80% एयरफोर्स और 60% आर्मी है वो तबाह कर ली इजराइल ने। 73 में योम किपुर वॉर में इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला में कुछ कब्जा हासिल किया, सुएज कैनाल के ऊपर तो चलने सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश कर ली, लेकिन टोटल विथड्रॉल जो था वो मुमकिन नहीं था सिनाई पेनिनसुला से।
तो उस वक्त अनवर सादात ने ये कोई उसके नजदीक एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन था कि अगर हम इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लें तो इसराइल वुड विथड्रॉ फ्रॉम ऑल सिनाई पेनिनसुला। लिहाजा उस बात को बुनियाद बना के इजिप्ट ने 1978 में इसराइल को रिकॉग्नाइज किया और यूं इट बिकेम फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद द स्टेट ऑफ इजराइल। 1994 में इसराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी साइन हुआ। जो जॉर्डन या उर्दन जिसे हम कहते हैं उसका जो बादशाह है, बादशाह हुसैन, किंग हुसैन, उसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। अगेन उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि इसराइल इज अ मिलिट्री पावर, इसराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, इसराइल इज अ जियोपॉलिटिकल फोर्स, अ जियो इकोनॉमिक हब। लेकिन उसके बावजूद आप तीन ये मेजर रीजंस हैं रख लेते हैं, रख सकते हैं कि वाई जॉर्डन रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इसराइल। पहला, ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी। आप देखें कि जो वेस्ट बैंक है जिसमें इसराइल मौजूद है और वो लाया करती है जॉर्डन के साथ, सो टू से टू कंट्रीज आर नेबर्स, और उसकी वजह से फिर उसका ख्याल ये था कि वी कांट अफोर्ड अ हॉस्टाइल नेबर इन द लॉन्ग रन। और फिर उर्दन के पास ना ही इतनी आर्मी है, ना ही उसके पास इतनी कैपेसिटी है। इवन वहां पर जो फलस्तीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस लड़ रही थी उसको भी जो किंग हुसैन है जॉर्डन का, उसने कहा कि तबाह कर लो, मार डालो सबको, क्योंकि हम इसराइल को एंटागोनाइज नहीं करना चाहते। प्रेशर्स फ्रॉम अमेरिका आर बेसिकली गिवन, जिसके ऊपर हम बात ना भी करें तो वो गिवन है। सेकंड है हिज वेस्टर्न ओरिएंटेशन। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें जो हजरात खासतौर पर सेकुलर हैं या खासतौर पर डिक्टेटर्स हैं या मोनार्किकल रिजीम्स से ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम तर की एक मगरबी कल्चरल एलिमेंट उनमें पेनिट्रेट कर गया, जिसके नजदीक बल लगता है कि वेल जो एक मुल्क को रिकॉग्नाइज करना अगर प्रैग्मेटिक सर्कमस्टांसेस रिक्वायर करते हैं तो इट इज वेरी मच पॉसिबल टू गो अगेंस्ट विद द पब्लिक नैरेटिव। कौन सा मसला हो जाता है कि अगर हम पब्लिक नैरेटिव के खिलाफ बन गए। फिर जॉर्डन हैज मॉडेस्ट टेरिटोरियल एस्पिरेशंस कि यार किस तरीके से हम ये जो वेस्ट बैंक वाला कुछ हिस्सा है ना, जॉर्डन का कहना है कि उससे मिले। पहले इसे कहा जाता, जॉर्डन को कहा जाता था ट्रांस जॉर्डन। ये जो फलस्तीनी इलाका आप देखते हैं ना, ये सारा पहले किसके हवाले था, ये जॉर्डन के पास था और जॉर्डन का नाम था ट्रांस जॉर्डन। लेकिन फिर उसमें से काट के एक स्टेट ऑफ फलस्तीन बनाई जा रही है। तो जॉर्डन का ख्याल है कि हो सकता है कि अगर आने वाले दिनों में टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो मुमकिन ना हो तो वेस्ट बैंक कैन बिकम पार्ट ऑफ द जॉर्डन, एंड दिस इज व्हाट इज द नैरेटिव इजरायली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पॉपुलराइज कि जॉर्डन इज फलस्तीन एंड दिस इज वेयर फलस्तीनियंस मस्ट गो। उसके बाद फिर रिसेंट हमें नजर आती है यूएई इजराइल पीस डील, व्हिच आई वुड से दैट इट इज द पीस डील विदाउट पीस। यूएई के इजराइल के साथ अगर हम ताल्लुकात देखें तो 1969 ऑनवर्ड यूएई की जब 6 से ये सारी रियासतें जब इकट्ठी हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकल मैनर में डिक्लेयर कर लिया कि इजराइल इज एन एनिमी नंबर 1। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब उन्होंने देखा कि बाकी अरब वर्ल्ड की इजराइल के हाथों शिकस्त हुई है और 1994 में जब यूएई बिकेम इकोनॉमिक हब और मौजूदा हालात में तो मिडिल ईस्ट का मेन इकोनॉमिक जायंट है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वी मस्ट प्रायोरिटाइज पीस ओवर वॉर, वी मस्ट प्रायोरिटाइज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ओवर पॉलिसी ऑफ व्हाट वी से लेट्स से कि भाई एंटागोनिज्म। सो 2015 ऑनवर्ड अभी ऑफिस खोलना शुरू हो गए और बाद में दिल खुलना शुरू हो गए। हमने देखा कि किस तरीके से इजरायली जो एम्बेसडर्स थे उनकी विजिट्स हुई हैं यूएई में। हमने देखा कि किस तरीके से जैरेड कुश्नर का इसमें बहुत बड़ा रोल था। हमने देखा कि किस तरीके से जो दुबई एक्सपो था 2020 में उसमें भी इजराइल को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के लोगों की आमद आना शुरू हो गई और फिर हमें देखते ही देखते 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के नाम से पीस डील आई। अब इस पीस डील को आप सिर्फ एक मिनट के लिए देखें कि दुबई को, यूएई को क्या मिला, मुत्तहिदा अरब इमारात को क्या मिला। मुत्तहिदा अरब इमारात को सिवाय इस बात के कुछ भी नहीं मिला, जो कि मैं कहता हूं कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, कि सिर्फ और सिर्फ ये बात उन्होंने पब्लिसाइज की है कि देखें हमारे इस रिकॉग्निशन की वजह से इजराइल ने जो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन प्लान्स थे उन्हें जो को डिले कर लिया। कम ऑन, मतलब आप किसको एजुकेट कर रहे हैं? आप इस बात के ऊपर आवाज नहीं उठा रहे कि व्हाई एनेक्सेशन प्लान्स वर बेसिकली against the international principles, against the basic norms of humanity, rather than
condemning it openly, you are just paving way for the greater Israel in the region. और उसके बाद हम देखेंगे इजराइल को स्टील से क्या मिला. इजराइल को बहुत कुछ मिला. नेतन्याहू को लेजिटिमेसी मिले कि ही इज अ लीडर हु कैन डिलीवर. नेतन्याहू को एक रिन्यूड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिला कैनेसेट में एंड आने वाले इजरायली इलेक्शंस में. नेतन्याहू के बाद इजराइल की जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी वो डेमोन्स्ट्रेट हो गई. और फिर इजराइल को एक और फायदा ये भी हुआ कि अब अरब वर्ल्ड में क्रैक्स आना शुरू हो गए कि सारी स्टेट्स अब इस डायलेमा का शिकार हैं कि हम किस तरीके से इसका क्यों ना हम भी रिकॉग्नाइज कर लें स्टेट ऑफ इजराइल को. और फिर अब्राहम अकॉर्ड इसका नाम टेक्निकली यूं दिया गया कि चूंकि इस्लाम और जुडाइज्म ये जो दोनों मज़ाहिब हैं ये तो हजरत इब्राहिम से ही आगे निकले हैं. हजरत इसहाक और हजरत याकूब हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल. तो हजरत इसहाक की नस्ल से फिर आगे हमें यहूदी आते हैं, हजरत इस्माइल से फिर आगे जब मुसलमान आते हैं. सो इन ऑर्डर टू validate those cause, in order to let's say recognize the historical conjugation between two historical यूं समझ लें कि conformity between two religions, ये फिर उसे नाम दिया गया. So literally this is akin to selling out what we saw in our first slide कि we pray that you may be safe from your own friends who are going to sell you out. Last but not least हम अगर बात कर लें कि Israel UAE is not about peace in the Middle East. UAE कहता है ना कि हमें ताल्लुकात रखने चाहिए, बाकी ममालिक के भी हैं. आप देखें कि क्या इजिप्ट की तरह UAE का बॉर्डर है यहाँ पे? क्या तुर्की की तरह, तुर्की जो कि मेडिटेरेनियन में मौजूद है, इस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न थे UAE को? नो, नॉट एट ऑल. सेकंड हम देखते हैं कि UAE doesn't have any territorial or even the nationalist claim with Israel, जो कि उर्दन को है, जो कि इजिप्ट को है, जो कहीं ना कहीं पे हमें दीगर ममालिक सीरिया को नजर आती है. तो उनकी रिकंसिलिएशन हमें फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन केस ऑफ UAE इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि UAE का ये कहना है कि इट इज द Palestinians that have a problem with Israel and the UAE basically gone against the Arab Palestinian public opinion. हम जाएंगे, हम चले जाएंगे, no harm in that. बस UAE का सिंपल इतना कहना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं. तो आप कह सकते हैं कि this is not about any peace in the Middle East. This is all about ensuring the self-interest in this particular region. उसके अलावा हमें दीगर रियासतें भी नजर आती हैं, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर जो प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर था मोहम्मद अल जुबैर, उसका एक पब्लिक स्टेटमेंट है कि in case Israel goes to war with the state of Iran, Saudi Arabia would side and stand with the state of Israel. तो सऊदी अरेबिया की कॉम्प्लिसेंसी, कॉम्प्लिसेंट एटीट्यूड, हिजाज और इजराइल के दरमियान ये जो है रेलवे नेटवर्क का बनना और इवन एक खामोशी अख्तियार करना फॉर ऑल इजरायली वॉर क्राइम्स इन द रीजन. और ये बयान भी बड़ी प्रेशर के बाद देना कि नहीं हम टू स्टेट सोल्यूशन में यकीन रखते हैं. So all these things basically indicate that leadership in Muslim world that was once in the that is in मतलब currently claim करता है सऊदी अरेबिया इसके पास है, it is not living up to the demands of ordinary Muslims. कि भाई आप अगर की इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहे तो आप अगर कल कोई बड़ा मसला हो जाता है, where would you stand and how? और कौन कौन मिलेंगे? और हमारे पास विलिंग है, बहरीन हमारे पास विलिंग एक मुल्क है. बयान वैसे वो दे रहे हैं कि हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, हालांकि आप देखें कि जैरेड कुशनर ने जो डील ऑफ द सेंचुरी अनाउंस की थी उसका जो पहले जून 22 से लेकर 26 तक सेशन हुआ था वो भी बहरीन में रहा था. कुवैत को प्रेशराइज किया जा रहा है, ओमान के साथ पहले ही बायलैटरल टाइज जो है वो विजिट्स हुई हैं हाईएस्ट लेवल पे, सूडान है, अल्जीरिया एंड मेनी अदर कंट्रीज. तुर्की, ईरान और पाकिस्तान की इजरायली पॉलिसी क्या है? इजरायली तुर्की रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए 1949 में और उस वक्त चूंकि तुर्की सेकुलर था, तुर्की में एक डिफरेंट सेट ऑफ गवर्नमेंट थी, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया उन्हीं हालात में विदाउट एक्चुअली लुकिंग इनटू द डिटेल्स. लेकिन जैसे ही हमारे पास एर्दोगान की हुकूमत एक पार्टी हमें पावर में नजर आती है, उसके इजराइल के साथ रिलेशंस कोई अच्छे नहीं. मे बी आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर कि इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है कि अगर आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो यू कैन नॉट विथड्रॉ रिकॉग्निशन. तो तुर्की के तो इजराइल के साथ हमेशा ताल्लुकात खराब रहे हैं और तुर्की हैज बीन वन ऑफ द वोकल individuals, one of the vocal voices against the आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ इजराइल.
चाहे वो गजा का ऑक्यूपेशन हो, गजा की सीज हो, चाहे वो फलस्तीनी क्वेश्चन को रेज करना हो, चाहे वो दीगर उमूर के ऊपर बात करना हो, एवरीथिंग इन पार्ट ऑफ लेट्स से अनकारा जो कि हमें नजर आती है, वो दैट इज वेरी मच क्लियर। इवन जब जेरूशलम को रिकॉग्नाइज किया गया अमेरिका की तरफ से as a general capital of state of Israel, it was Ankara that gave a befitting response, जिसने कहा तमाम तर ममालिक को कि यार आओ और एक केस ऑर्गेनाइज करो। ईरान इज एनिमी ऑफ इजराइल, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, हमास को। ईरान इज एनिमी ऑफ इजराइल बिकॉज Khomeini said that Israel is a cancerous tumor in the heart of the Muslim world. Israel is an enemy of the state of Iran because इसराइल की कोशिश ये है कि कहीं आने वाले दिनों में कोई नॉन अरब जियो पोलिटिकल ब्लॉक है वो ना बन सके जो कि इसराइल को जो है वो धकेल सकता है। उसके बाद फिर जैसे मैंने बात की कि ईरान इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स इन द रीजन, जो कि और कोई भी मुल्क मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है। दैट इज प्रिसाइजली व्हाई इजराइल इज अफ्रेड ऑफ ईरान, ठीक है। और फिर दोनों ममालिक के रिलेशंस खराब है। अब ये बात कह सकते हैं कि जो कोवर्ट है कहीं ना कहीं पे ममालिक के दरमियान ये जो बातें हैं वो होती हैं, अदरवाइज ओवरटली ईरान एंड इजराइल आर डिक्लेयर्ड एनिमीज, सो आर पाकिस्तान एंड इजराइल। पाकिस्तान में भी एक सेंटिमेंट था 1990s ऑनवर्ड कि यार इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल को तो हम क्यों नहीं कर रहे। और जब परवेज मुशर्रफ पावर में आ गया तो ये बातें तो बिल्कुल खुलकर सामने आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल। और उसके लिए पाकिस्तान के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर कुसूरी साहब और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान तुर्की के जो शहर इस्तांबुल वहां पे मुलाकात भी हुई और बातें भी हुई, लेकिन फिर उसे माजरत दी गई कि यार हमारे लोग नहीं मानेंगे। दिस इज समथिंग, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताऊं आपको कि कहीं ना कहीं पे अगर एलीट ऑफ पाकिस्तान में कॉम्प्लेसेंसी हो भी तो पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड नेवर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ इजराइल एज इट इज फेमस कि पाकिस्तानी लोग कोरोना को तस्लीम नहीं करते, इजराइल तो बड़ी दूर की बात है। इजराइल को कहाँ तस्लीम करना है हमारे लोगों ने, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अवर पॉलिसी ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। ओके, इम्प्लीकेशंस उसके, आप इसके ऊपर स्टेक होल्डर एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस, कल्चरल, रीजनल और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। Arab Israel cause में से pan Arabism would become a lost cause. Palestine cause would become lost cause. There would be fractions in the Muslim world. There would be possibility of establishment of the new bloc. Or over the course of time, there would be rise of anti-Iranian policies in the region. एंड पाकिस्तान के ऊपर भी बुरे असरात होंगे क्योंकि पाकिस्तान भी ईरान को जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। एंड कॉर्डियलिटी ऑफ ऑल दीज कंट्रीज विद द स्टेट ऑफ इजराइल माइट पोज सम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। फ्यूचर के लिए कहा जाता है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर बट वी कैन डिस्कस इट। यार फ्यूचर ये है कि मोर एंड मोर कंट्रीज वुड कीप ऑन जॉइनिंग स्टेट ऑफ इजराइल। आज के लिए हम इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।